स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और हमारा टॉपिक भी है आज कॉन्ट्रैक्ट कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। लॉ में एडमिशन लेने वाले हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को ये पता है कि एक करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय होता है उसे संविदा कहा जाता है। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2H 2J डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट को, पर ये परिभाषा इतनी सफिशिएंट नहीं है आपको मेंस में लिखने के लिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा, डिफिनीशन में हमें क्या क्या एलिमेंट डालने हैं जिससे ये कंप्लीट एक आंसर हो जाए मेंस के लिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संविदा क्या है, इसके एसेंशियल क्या हैं और इसमें किन किन सेक्शन को आपको डालना होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि 2H में कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा दी हुई है। आपने कॉन्ट्रैक्ट को बता दिया कि वे करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं संविदा है। अब इस परिभाषा को आप थोड़ा सा तोड़ें तो इसमें आप दो चीज़ पाते हैं। पहला, एक करार, दूसरा वो करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको इसी डेफिनेशन से दो एलिमेंट मिल गए इसके, एक करार होना चाहिए और दूसरा विधि द्वारा प्रवर्तनीय होना चाहिए। अब आप पहले पॉइंट को पकड़िए, करार। आपको करार को डिफाइन करना है कि करार क्या है। तो 2E 2 अंगा में करार की डेफिनेशन दी हुई है। आप बताएंगे कि करार क्या है। हर एक वचन और वचनों का संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल होते हैं, करार है। अब आप जब करार को डिफाइन कर रहे हो तो आपको एक वर्ड मिला वचन। सीक्वल से चलना आपको। आपने कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा में बताया करार से बनता है। अब करार को आप जब बता रहे हो तो उसमें आप वचन पा गए। अब आप वचन को पकड़ो। वचन 2B में दिया है, 2 ख। अब आप वचन को डिफाइन करोगे। अब वचन को आप जब परिभाषा दोगे तो आप बताओगे कि प्रस्थापना जब प्रतिग्रहित हो जाती है तो वो वचन हो जाता है। जैसे ही प्रस्थापना कोई की जाती है और उसको जब प्रतिग्रहण कर लिया जाता है, प्रपोजल को जैसे ही एक्सेप्ट किया जाता है वो प्रॉमिस में कन्वर्ट हो जाता है। ये हो गया वचन। तो आप बता सकते हो इस प्रकार प्रत्येक करार एक ओर से प्रस्थापना होता है और दूसरी ओर से प्रतिग्रहण होता है। ठीक है। आपने शुरू किया संविदा से। संविदा में आपने पाया करार। करार को आप परिभाषा करते हैं, आप पाते हैं वचन। वचन में आपने देखा कि प्रस्थापना प्रतिग्रहित होती है तो वो वचन हो जाती है। तो इस प्रकार प्रत्येक करार एक ओर से प्रस्थापना होती है और दूसरी ओर से प्रतिग्रहण होती है। ये आपने एक जनरल आपने अपना आंसर बना लिया। अब आपको नेक्स्ट पॉइंट पे आना है कि करार कब संविदा बन जाता है। ठीक है। तो प्रत्येक करार संविदा नहीं होता मगर हर संविदा करार होती है। तो आपको बताना है कि करार कब संविदा होती है। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 में कुछ शर्तें हैं जिनको पूरा करने पे ही कोई करार संविदा हो सकता है। ठीक है। सेक्शन 10 में जाओगे तो वहाँ पे आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे। ठीक है। जैसे सक्षम पक्षकार होने चाहिए। ठीक है। उनकी स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। ठीक है, कंसेंट। उद्देश्य जो है और प्रतिफल दोनों विधिपूर्ण होने चाहिए। ठीक है, कोई ना कोई प्रतिफल होना चाहिए। अधिनियम के अंतर्गत उसे शून्य घोषित ना किया गया हो। ठीक है, ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? पक्षकारों का सक्षम होना, सहमति का स्वतंत्र होना, विधिपूर्ण प्रतिफल और उद्देश्य होना और किसी प्रतिफल का होना। ठीक है। अब आप पहला पॉइंट पकड़ लो कि पक्षकारों का सक्षम होना। अब जब आप पक्षकारों का सक्षम होना पकड़े हो तो आपको तुरंत सेक्शन 10 के साथ आपको सेक्शन 11 और 12
जिसमें सक्षम होने के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो धारा 11 और 12 को भी आपको यहाँ पे लिखना है। धारा 11 के अनुसार पक्षकार वयस्क एवं स्वशिक्षित होना चाहिए। ठीक है, और संविदा करने के लिए किसी विधि के अधीन उसे रोका गया नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसे एलिजिबल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो आपने जब भी पक्षकार का सक्षम होना लिखना है, पहला पॉइंट, इसमें आपको सेक्शन 11 और 12 को डिफाइन करना है। ठीक है, दूसरा टॉपिक है स्वतंत्र सहमति। ठीक है, अब कोई भी करार जो करेगा उसमें स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। अब आपने स्वतंत्र सहमति को जब आपने लिखना तो आपको सबसे पहले बताना सहमति क्या है। ठीक है, तो आपको स्टार्ट करना है सेक्शन 13 से कि सहमति क्या है। तो पक्षकारों द्वारा एक ही बात पर मतैक्य होना। ठीक है, जब एक ही बात पर दोनों लोग तैयार हो जाते हैं तो वहाँ सहमति होती है। ठीक, अब स्वतंत्र सहमति क्या होती है, तो इसके लिए आपको सेक्शन 14, तुरंत 13 के बाद आपको सेक्शन 14 में आना है। ठीक है, 14 में स्वतंत्र सहमति को परिभाषित किया गया है। तो जब आप सेक्शन 14 को बताएंगे कि स्वतंत्र सहमति क्या है, तो आपको 15, 16, 17, 20, 21, 22 को भी बताना है यहाँ पे। ठीक है, कि धारा 14 के अनुसार स्वतंत्र सहमति तभी होगी जबकि वो निम्न के अंतर्गत नहीं आएगी, मतलब 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 के अधीन ना हो। ठीक है, तो आपको इतना यहाँ डिफाइन कर लेना है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, विधिपूर्ण प्रतिफल और उद्देश्य। ठीक है, अब विधिमान्य संविदा के लिए प्रतिफल का होना आवश्यक है। ठीक है, बिना प्रतिफल के संविदा नहीं की जा सकती। धारा 25 के अनुसार प्रतिफल के बिना किया गया करार शून्य होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सेक्शन 25 को भी इंक्लूड करना है। जब आप विधिपूर्ण प्रतिफल एवं उद्देश्य को बताएंगे तो आपको सेक्शन 25 को भी इंक्लूड करना है यहाँ पे। तो इसमें आप जब आओगे तो आप धारा 23-24 के अनुसार करार का प्रतिफल और उद्देश्य विधिपूर्ण नहीं है तो वह अवैध हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वो शून्य हो जाता है। अब आपको यहीं पे बताना है कि प्रतिफल और उद्देश्य कब कब विधिपूर्ण होंगे। तो आपको एक पॉइंट और मिल गया कि आपको यहाँ डिफाइन करना है किस कौन कौन सी ऐसी शर्तें हैं जिनमें उद्देश्य और प्रतिफल विधिपूर्ण होंगे। तो पहला हो गया, विधि द्वारा निषिद्ध नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो प्रतिफल दिया गया और जो उद्देश्य है वो विधि विरुद्ध ना हो। दूसरा, कपटपूर्ण ना होना चाहिए। ठीक है, फिर किसी अन्य के शरीर या संपत्ति को क्षतिकारित करने वाला नहीं होना चाहिए। अनैतिक और लोक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको ये पॉइंट उसमें डालने होंगे। अब कि अगला पॉइंट जो आता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि अभिव्यक्तता शून्य घोषित ना किया गया हो ऐसा करार। तो करार को शून्य घोषित किया गया है, आपको वो भी बताने हैं। ठीक है, कि कौन कौन से करार हैं जिसे संविदा अधिनियम के अंतर्गत शून्य घोषित किया गया है। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि दोनों पक्षकारों द्वारा तथ्य की भूल के अधीन किया गया करार जो होता है। ठीक है, प्रतिफल के बिना किया गया करार होता है, विवाह अवरोधक करार, व्यापार अवरोधक करार, विधिक कार्यवाही अवरोधक करार, बाजी की संविदा, असंभव घटनाओं पर समाश्रित संविदा जो होती है, असंभव कार्य करने का करार जो ये होते हैं, ये सब शून्य घोषित किए गए हैं। तो अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित नहीं किया गया होना चाहिए। अगर इनमें है तो वो संविदा नहीं होगी। इतने टॉपिक आपको एक आंसर में आपको इंक्लूड करने हैं।